बहनों भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नरेश कुमार गुप्ता और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NKG म्यूजिक एंड स्पिरिचुअल पर। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको एक ऐसी घटना से संबंधित जानकारी दूंगा जो कि हमारे सामने अभी इसी समय घट रही है, और वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 32 दिनों से चल रहा है और ये आज अपने 33वें दिन पहुंच चुका है। जब ये युद्ध 24 फरवरी 2022 को रूस ने शुरू किया था, जब उसने यूक्रेन पर हमला किया था, तो उसको ये उम्मीद थी कि वे एक हफ्ते के भीतर वो इस युद्ध को निपटा लेगा और यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। वैसा इसलिए था कि रूस अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। रूस के पास 7000 न्यूक्लियर बम हैं, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा हैं, और उसके पास 3000 के करीब फाइटर प्लेन्स हैं, और विभिन्न प्रकार के हथियार और गोला बारूद हर तरीके के बेशुमार संख्या में और उसके पास मौजूद हैं। और दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसके पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, और वो एक रूस के मुकाबले बहुत छोटा और कम आबादी का देश है। लेकिन हमारा जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, आबादी के लिहाज से रूस और यूक्रेन दोनों उत्तर प्रदेश से बहुत छोटे हैं। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ है और यूपी की आबादी 25 करोड़। 6 यूक्रेन यूपी में समा सकते हैं। और इसी के साथ आप देखिए, रूस की आबादी 14 करोड़, यूपी की आबादी 25 करोड़, और यूपी की आबादी में अगर 3 करोड़ और जुड़ जाए तो वो 2 रूस के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लोगों की उत्पादकता है, और यहाँ पर नौजवानों की मोहब्बत वो जवान रहती है। उनके दिलों में एक बेकरारी और एक बेचैनी हमेशा भरी रहती है, जिससे इस देश की आबादी बढ़ रही है और इस देश की आबो हवा भी हुस्न और इश्क की बनी रहती है, जिससे आबादी बढ़ती रहती है। लेकिन ये कोई एक दूसरा टॉपिक है बहनों भाइयों। ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, ये रूस की अपेक्षा से ज़्यादा लंबी खिंचती चली जा रही है। इससे ये खतरा पैदा हो गया है कि रूस, जिसके पास बेशुमार संख्या में एटॉमिक बम हैं, वो कहीं उन बमों का यूज़ न कर दे। और इसकी धमकी रूस के अनेकों नेता और अधिकारी अपने बयानों में दे रहे हैं। इस दुनिया में इससे पहले एटम बम सिर्फ 2 बार गिराए गए अमेरिका द्वारा। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जापान के एक शहर पर, और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, वो जापान का एक दूसरा शहर था। तो दोनों शहरों में अकल्पनीय तबाही हुई। किस तरह की तबाही, इस स्तर पर तबाही हुई कि उसके बाद किसी ने न्यूक्लियर बमों का उसके बाद से करीब इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि उस घटना को अब 77 साल हो रहे हैं। दोस्तों, जब वर्ल्ड वार सेकेंड का जब आखिरी साल था 1945, तब जो एलाइज जो थे, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन और इनके सहयोगी देश, इन्होंने जापान की मेनलैंड पर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया था। जर्मनी उससे पहले मई 1945 में 8 मई 1945 को सरेंडर कर चुका था। जापान ने सरेंडर नहीं किया था, और जुलाई 1945 में अमेरिका उसके सहयोगियों ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के माध्यम से 2 एटम बम डेवलप कर लिए थे, जिनका नाम एक का था फैट मैन और दूसरे का लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, उसमें एनरिच्ड यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हुआ था, और जो फैट मैन था उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, इन एटम बमों को, जो पहला एटम बम था एक लिटिल बॉय नाम से, उसको 6 अगस्त 1945 को एक B-29 बॉम्बर था यूएसए का, जो कि एक उनका लॉन्ग रेंज बॉम्बर था,
जिसका नाम उन्होंने रखा था इनोला गे, उस हवाई जहाज़ से इसको गिराया था। और इसके पहले अमेरिका ने जुलाई 1945 में जापान से अपील की कि वो सरेंडर कर दे। जापान ने उस अपील को इग्नोर कर दिया और इसके बाद अमेरिका ने इंग्लैंड की भी सहमति ली और 25 जुलाई 1945 को एक ऑर्डर साइन कर दिया, जो कि अमेरिका के जनरल थॉमस हैंडी ने, जो कि वहाँ के सीडीएस थे, जैसे यहाँ पर जनरल विपिन रावत सीडीएस थे। उन्होंने एक ऑर्डर साइन किया जिसमें कि बॉम्बिंग का उन्होंने ऑर्डर दे दिया। जापान के ऊपर जब 6 अगस्त को बम गिराया गया हिरोशिमा पर, तो उसमें एक जो 3-4 हवाई जहाज उड़े थे, जो मेन एक हवाई जहाज था बम गिराने वाला, और उसके सपोर्ट में 3-4 हवाई जहाज और थे, और उनके जो कमांडर इन चीफ थे वो थे पॉल टिबेट। पॉल टिबेट की मां के नाम पर उस बॉम्बिंग करने वाले हवाई जहाज का नाम इनोला गे रखा गया। ये हवाई जहाज जापान से करीब 6 घंटे की फ्लाइट थी। वहाँ पर उतनी दूरी पर समुद्र में स्थित एक द्वीप था, टिनियन द्वीप। उस टिनियन द्वीप से यह हवाई जहाज उड़ा और 6 घंटे की उड़ान के बाद वो जापान में पहुंचा और सुबह 8:15 पर इस बम को, जिसमें कि 64 किलोग्राम यूरेनियम 235 था, इसको उसके ऊपर छोड़ा और इसको करीब 31,000 फुट की ऊंचाई पर इसको छोड़ा गया। और उसके बाद ये नीचे गिरने लगा और नीचे गिरते गिरते जब ये करीब 45 सेकंड नीचे गिर गया तो ज़मीन से करीब 500 मीटर ऊपर रह गया। तो इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद एक भयानक आग का गोला निकला, जो कि ऊपर 3000 फीट तक ऊपर उठा और वहाँ एक मशरूम के रूप में की शक्ल उसने ले ली। और उसके बाद उसके नीचे जहाँ पर वो बम विस्फोट हुआ, उसके नीचे करीब 1.6 किलोमीटर के रेडियस में एक भयानक तबाही का मंजर दिखाई दिया। उसके नीचे करीब 100 मीटर के दायरे में हर चीज़ या तो भाप बनकर उड़ गई या कार्बन बन गई और सिर्फ कंक्रीट की कुछ इमारतें थी वो बची रह गई। और वहाँ हिरोशिमा के मेयर उस वक्त अपने बेटे के साथ नाश्ता कर रहे थे। वो नाश्ता करते करते ही एकदम कार्बन कुछ ही सेकंडों में जल के कार्बन के जैसे हो गए। दोस्तों, ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए, इसके पहले काफ़ी इस तरह की डिस्कशन हुआ अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी में कि वो कौन से टारगेट हैं जिन पर बम गिराया जाए। तो 5 टारगेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उनमें पहला था कोकुरा, दूसरा था हिरोशिमा, तीसरा योकोहामा, चौथा निगाटा और 5वां क्योटो। तो इसमें नागासाकी का कहीं नाम नहीं था, इसमें क्योटो का नाम था। और क्योटो जैसे इंडिया में वाराणसी है, उसी तरह का एक बहुत प्राचीन शहर है क्योटो, जिसका जिक्र आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भी के मुंह से भी सुना होगा। लेकिन ये क्योटो उस लिस्ट से हट गया, उस बॉम्बिंग का शिकार होने से बच गया। ये कैसे हुआ कि वहाँ अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वार उस टाइम थे, उन्होंने जब उनकी शादी हुई थी तो वो अपना हनीमून मनाने क्योटो गए थे और वहाँ की उनकी बहुत खूबसूरत यादें थीं। तो जितनी भी मीटिंगें हुई उनमें उन्होंने इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया। तो क्योटो को हटाकर नागासाकी को फिर उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से क्योटो बहनों भाइयों बच गया। जब 6 अगस्त को वहाँ हिरोशिमा पर
एटम बम गिरा दिया गया, तो उसके बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। और जापान के सरेंडर ना करने पर फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। दूसरे बम ने भी पहले बम की तरह ही भयानक तबाही मचाई। इस पूरे दोनों एटम बम की बॉम्बिंग में करीब 2.5 लाख लोग मर गए थे और काफ़ी संख्या में लोग उसके बाद धीरे करके मरे। और बहनों भाइयों, उस वक्त आम जनता की ज़िंदगी जापान में बहुत टफ हो चुकी थी। न उनके पास खाने को अंडे थे, न दूध, न चाय, न कॉफ़ी, पेट्रोल नहीं था और निजी कारें बहुत कम थी क्योंकि पेट्रोल ईंधन नहीं था। सड़क पर पैदल चलने वालों, साइकिल चलाने वालों की भीड़ रहती थी। और जिस दिन 6 अगस्त को जो नागासाकी पर जब बम गिरा तो उस रडारों ने सायरन बजाने शुरू किए और जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि कई विमान, अमेरिकी विमान आ रहे हैं। ये टोह लेने वाले विमान थे और इन्होंने ऑल ओके का सिग्नल पीछे आने वाले विमान को, जिसमें कि बम वाकई में था, उसको दिया और उसमें कहा ऑल ओके। और इसमें ये इस हिरोशिमा पर जो बम गिरना था ये आओई ब्रिज के ऊपर गिरना था, लेकिन तेज हवा के कारण बम थोड़ा सा रास्ता भटका और शीमा सर्जिकल यूनिट के ऊपर आकर के फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। जहां यह गिरा उसके 40-50 मीटर की रेंज में तो तापमान करीब 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और विशाल आग का गोला उठा। 15 किलोमीटर तक सभी इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी चलने लगी और 2.5 लाख उस वक्त हिरोशिमा की आबादी थी। इसके 30% लोग, करीब 80,000 लोग उसी दिन मारे गए। उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अपना रेडियो संदेश दिया कि ये परमाणु बम है जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति है। एक स्कूली छात्रा रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। उसने जोर का धमाका सुना। कुछ समय के लिए वो बेहोश हो गई। उसे होश आया तो हर तरफ मदद के लिए लोगों की दर्दनाक आवाज़ें आ रही थी। उसने महसूस किया कि वो सांस नहीं ले पा रही है। तभी हिरोशिमा स्टेशन भर कर गिर पड़ा और तभी उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। वो उसकी सहेली की आवाज़ थी। वो एक मलबे में दबी हुई थी और आग की लपेट में आ गई थी। उसने इसका हाथ पकड़ा हुआ था। इसने अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। उसके पिता शहर के बाहर उस दिन गए हुए थे तो बच गए। माँ घायल थी। लाशों के ढेर के बीच में से होती हुई वो किसी तरह अपने घर पहुंचने में कामयाब रही। उसके पूरे शरीर पर बैंगनी रंग के चकत्ते हो गए, बाल गिर गए, चेहरा विकृत हो गया। एक पत्रकार नाकामुरा शहर के बाहर गए हुए थे। जब उन्होंने सुना कि इस तरह का कोई बम गिरा है तो वो तुरंत हिरोशिमा की तरफ भागे और रिपोर्टिंग करने वाले पहले पत्रकार थे। जितनी बड़ी संख्या में लोग मरे उसको मानने से वहाँ की सेना ने इनकार कर दिया। ये एक अकल्पनीय त्रासदी हुई जो कि इससे पहले कभी नहीं देखी गई। एक ही बम से इतने लाखों की संख्या में लोग कैसे मर सकते हैं, ये किसी के लिए भी विश्वास के बाहर की बात थी। और इसी तरह 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया उसका एक्चुअल जो में उसका लक्ष्य था वो कोकुरा था। और कोकुरा के ऊपर जब वो पहुँचे तो वहाँ पर बादल छाए हुए थे। और दूसरा जो हवाई जहाज़ B-29 जो उसको ले जा रहा था बम को, उसका एक फ्यूल पंप खराब हो गया था तो उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था। तो तब नागासाकी जो था पास में ही एक दूसरा लक्ष्य जो था उसके ऊपर बम गिराने का फैसला किया गया और 4,050 किलो का भीमकाय बम फैटमैन वहां गिराया गया। ये 52 सेकंड तक गिरा। 550 मीटर ऊपर नागासाकी के फटा।
हर तरफ लाशें ही लाशों के ढेर लग गए। लोगों के चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। हितोशी तोकाई, एक वहाँ के जो सर्वाइवर हैं, उन्होंने कहा अगर नर्क की कोई साक्षात तस्वीर है तो वो यही है। घर की जगह पर, उनके घर की जगह पर कुछ भी नहीं बचा था। 1 किलोमीटर के दायरे में एक एक चीज या तो भाप बनकर उड़ गई थी या कार्बन बन गई थी। लोगों के हाथ, चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। एक व्यक्ति ने अपने किसी दोस्त को बचाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा तो कंधे का मांस हाथ में आ गया। लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। और 8 अगस्त के दिन ट्रूमैन फिर से रेडियो स्टेशन पर आए, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन, और उन्होंने फिर ऐलान किया कि जापान ने हमारी एटम बम की शक्ति देख ली होगी। यदि अभी जापान नहीं माना, उसने सरेंडर नहीं किया, तो आगे ऐसे हमले और किए जाएंगे। और उसके बाद सोवियत संघ ने भी जापान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब जापान के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। जापान के जो सुरक्षा अधिकारी थे, खुफिया अधिकारी थे, उन्होंने वहाँ के एम्परर हिरोहितो से कहा ये कोई नई तरीके का बम है जो कि बहुत ही भयानक है। यदि हम सरेंडर नहीं करते हैं तो पूरे जापान के ही खत्म होने का खतरा हो जाएगा। और उन्होंने अपने सम्राट को ये सलाह दी कि वो सरेंडर कर दें। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वार का खात्मा हुआ। दोस्तों, जो स्थिति उस समय बनी हुई थी कि जापान अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं कर रहा था, उसी तरह की स्थिति अब भी बनी हुई है कि एक तरफ महाबली रूस है और उसके आगे यूक्रेन है जो कि सरेंडर नहीं कर रहा है। 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास एटम बम था और किसी के पास नहीं था। और अब न केवल रूस के पास एटम बम है जो कि उसको चलाने की धमकी दे रहा है, बल्कि अमेरिका के पास भी है और 8-10 अन्य देशों के पास भी है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। और यदि इस तरह से, और वो बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की तुलना में सैकड़ों गुना ज़्यादा बड़े और ज़्यादा असर वाले हैं। यदि ये बम चल गए तो पूरी धरती का विनाश होने की आशंका है। तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि इन बमों को कंट्रोल करने वाले नेताओं को ईश्वर सद्बुद्धि दे, इन बमों का प्रयोग कभी ना हो और ये धरती हमारी सुरक्षित बनी रहे। आज के लिए बहनों भाइयों इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिचितों में और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करें। धन्यवाद बहनों भाइयों, नमस्कार।